जिस दिन मेरी सास ने पूरे मोहल्ले के सामने मेरी थाली छीनकर कहा, जिस बहू की कमाई शून्य हो उसे इस घर में बोलने का भी हक नहीं होता, उसी दिन मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं उनसे बहस नहीं करूंगी। मैं सिर्फ इंतज़ार करूंगी उस दिन का जब उन्हें अपनी ही बातों का जवाब खुद देना पड़े। लेकिन मुझे भी नहीं पता था कि वह दिन इतनी जल्दी आने वाला है, और जब आएगा तो पूरा मोहल्ला उस नज़ारे का गवाह बनेगा। मेरा नाम निशा है। मेरी शादी अमित से 4 साल पहले हुई थी। अमित एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। शादी के शुरुआती कुछ महीने बहुत अच्छे बीते, लेकिन जैसे ही मेरी सास शारदा देवी को पता चला कि मैं नौकरी छोड़कर अपना छोटा सा ऑनलाइन काम शुरू करना चाहती हूँ, उन्होंने मुझे ताने देना शुरू कर दिया। उनके अनुसार घर की बहू अगर हर महीने मोटी तनख्वाह घर ना लाए तो वह किसी काम की नहीं होती। मैंने कई बार समझाया कि मैं अपना काम खड़ा करना चाहती हूँ, लेकिन उन्होंने कभी मेरी बात ही नहीं सुनी। मेरी ननद पूजा भी अपनी माँ का ही साथ देती थी। वह जब भी मायके आती मुझे देखकर मुस्कुरा देती और कहती, भाभी, सपने देखने से कोई बिजनेस नहीं चलता, पहले कमा कर दिखाइए, फिर बड़े बड़े प्लान बनाइए। मैं हर बात चुप रह जाती। मुझे भरोसा था कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। एक रविवार पूरे मोहल्ले में भंडारे का आयोजन था। कमला देवी ने जानबूझकर सबके सामने कहा, हमारी बहू तो बस मोबाइल चलाती रहती है, कमाती धमाती कुछ नहीं। घर अमित की कमाई से चल रहा है। उनकी बात सुनकर कई औरतें मेरी तरफ देखने लगी। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी नज़रों में सवाल साफ दिखाई दे रहे थे। मेरे हाथ में खाना परोसने की थाली थी। तभी शारदा देवी ने वह थाली मेरे हाथ से लेकर अपनी छोटी बहन को दे दी और बोली, इज्जत मेहनत करने वालों की होती है, मुफ्त की रोटी खाने वालों की नहीं। उस पल मेरी आंखों में आंसू जरूर आए, लेकिन मैंने उन्हें गिरने नहीं दिया। मैंने बस इतना कहा, मम्मी जी, समय हर बात का जवाब देता है। उन्होंने हंसते हुए कहा, ठीक है, हम भी देखेंगे तुम्हारा समय। उस रात अमित ने मुझे समझाया, माँ की बातों का बुरा मत माना करो, उनका स्वभाव ऐसा ही है। मैंने पहली बार अमित से कहा, समस्या उनका स्वभाव नहीं है, समस्या यह है कि उन्हें लगता है कि इंसान की कीमत सिर्फ पैसे से होती है। अमित चुप हो गया। शायद उसके पास भी कोई जवाब नहीं था। अगले दिन मैंने अपने कमरे में बैठकर अपने लैपटॉप पर काम शुरू किया। मैं कई महीनों से हाथ से बने घरेलू उत्पादों का छोटा सा ऑनलाइन स्टोर तैयार कर रही थी। अब बस एक बड़े ऑर्डर का इंतजार था। मैंने किसी को इसके बारे में नहीं बताया था, क्योंकि मैं अधूरे सपने का मजाक नहीं बनाना चाहती थी। उधर शारदा देवी ने एक नया फैसला लिया। उन्होंने पूरे परिवार के सामने ऐलान कर दिया कि अगले महीने घर में बड़ी पूजा होगी और रिश्तेदारों के सामने वही बहू सबसे ज़्यादा काम करेगी। पूजा हंसकर बोली, अब तो भाभी को असली परीक्षा देनी पड़ेगी। मैंने मुस्कुराकर सिर्फ ठीक है कहा। उन्हें लगा मैं हार मान चुकी हूँ, लेकिन सच तो यह था कि मैं एक एक बात याद रख रही थी। उसी शाम मेरे मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। मैंने फ़ोन उठाया। सामने वाली महिला बोली, क्या मैं निशा जी से बात कर रही हूँ? हमने आपका काम देखा है और आपसे एक बहुत बड़ा ऑर्डर करना चाहते हैं, लेकिन पहले हमें आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलना होगा। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। यह वही मौका था जिसका मैं महीनों से इंतज़ार कर रही थी। मैंने मिलने के लिए हाँ कर दी। तभी कमरे के बाहर खड़ी शारदा देवी ने मेरी आधी बात सुन ली। उन्होंने अंदर आते ही ताना मारा, वाह, अब फ़ोन पर भी कहानियाँ बनने लगी। लगता है बहू ने नया बहाना ढूंढ लिया है। मैंने शांत स्वर में कहा, मम्मी जी, शायद मेरी मेहनत का पहला फल मिलने वाला है। शारदा देवी जोर से हंस पड़ी, जिस दिन तू सच में कुछ कर दिखाओगी उस दिन मैं पूरे मोहल्ले के सामने तुमसे माफ़ी मांग लूँगी। मैंने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, यह बात आप याद रखिएगा, क्योंकि वह दिन अब ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि जिस इंसान से मैं अगले दिन मिलने जा रही थी, उसका इस परिवार से ऐसा रिश्ता निकलेगा जो सबकी ज़िंदगी बदल देगा। अगली सुबह निशा तय समय से पहले ही उस कैफ़े पहुंच गई जहां उसकी मुलाकात होने वाली थी। उसके मन में उत्साह भी था और घबराहट भी। उसने अपनी फाइल, कुछ सैंपल और लैपटॉप मेज पर रख दिया। ठीक 10 बजे एक सलीकेदार महिला अंदर आई। उनके साथ एक अधेड़ उम्र के सज्जन भी थे।
महिला मुस्कुराते हुए बोली, आप ही निशा है? मैं नेहा अरोड़ा हूँ और ये मेरे बड़े भाई राजीव अरोड़ा। निशा ने उनका स्वागत किया। बातचीत शुरू हुई तो उन्होंने उसके बनाए हुए प्रोडक्ट की जमकर तारीफ की। लगभग आधे घंटे तक डिजाइन, पैकिंग और क्वालिटी पर चर्चा होती रही। आखिर में नेहा जी ने कहा, हमें आपके साथ 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट करना है। अगर सब ठीक रहा तो यह काम पूरे देश में जाएगा। यह सुनकर निशा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कांपते हाथों से कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया। जाते जाते राजीव जी मुस्कुराकर कहा, वैसे आपकी सास का नाम क्या है? निशा ने सहजता से जवाब दिया, शारदा देवी। इतना सुनते ही दोनों भाई बहन एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कुछ पल की खामोशी के बाद राजीव जी बोले, क्या वही शारदा देवी जो लक्ष्मी विहार कॉलोनी में रहती है? निशा चौंक गई। उसने कहा, जी, लेकिन आप उन्हें कैसे जानते हैं? राजीव जी हल्का सा मुस्कुराए, बहुत पुरानी पहचान है, शायद उनसे भी ज़्यादा जितना आप सोच सकती हैं। निशा कुछ पूछ पाती उससे पहले उन्होंने बात बदल दी और कहा, फिलहाल आप काम शुरू कीजिए, बाकी बातें सही समय पर होंगी। यह बात निशा के मन में घर कर गई। उधर घर में शारदा देवी ने भी नया तमाशा खड़ा कर दिया। उन्होंने रिश्तेदारों को फ़ोन करके अगले रविवार की पूजा का न्योता देना शुरू कर दिया। हर किसी से एक ही बात कहती, इस बार हमारी बहू की भी परीक्षा होगी, देखते हैं इसमें कितना दम है। पूजा भी माँ का साथ देते हुए हंसती रहती। जब निशा घर लौटी तो उसके चेहरे की खुशी देखकर शारदा देवी बोली, लगता है इंटरव्यू देकर आई हो, नौकरी मिल गई क्या? निशा ने शांत स्वर में कहा, नौकरी नहीं मम्मी जी, काम मिला है। शारदा देवी ने बिना बात सुने ही जवाब दिया, जब तक पैसे घर में नहीं आते तब तक बातें करने से कुछ नहीं होता। 3 दिन बाद निशा ने अपने पहले ऑर्डर की तैयारी शुरू कर दी। घर के एक छोटे से कमरे को उसने वर्क स्पेस बना लिया। रात दिन मेहनत करके वह सामान तैयार करने लगी। अमित भी ऑफिस से लौटकर उसकी मदद करने लगा। यह देखकर शारदा देवी को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने बेटे से कहा, तू दिन भर नौकरी करता है, अब बहू के पीछे भी घूमेगा? उसे अगर इतना ही शौक है तो अकेले करे। अमित ने पहली बार माँ से कहा, माँ, अगर उसका सपना पूरा होगा तो घर का ही नाम रोशन होगा। यह सुनकर शारदा देवी नाराज होकर वहाँ से चली गई। रविवार का दिन आ गया। घर में पूजा रखी गई। रिश्तेदार, पड़ोसी और जान पहचान वाले लोग आने लगे। शारदा देवी हर किसी के सामने अपनी बहू की कमियां गिनाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही थी। तभी दरवाजे पर एक बड़ी काली लग्जरी कार आकर रुकी। पूरे मोहल्ले की नज़र उसी पर टिक गई। कार से वही राजीव अरोड़ा और नेहा अरोड़ा उतरे। उनके हाथों में महंगे गिफ्ट और फूलों के गुलदस्ते थे। सीधे घर के अंदर आते ही उन्होंने सबसे पहले निशा के पैर छुए। यह देखकर पूरे घर में सन्नाटा छा गया। शारदा देवी तो हैरान रह गई। उन्होंने घबराकर पूछा, आप लोग? राजीव जी मुस्कुराए और बोले, हम निशा जी से मिलने आए हैं। आज से ये हमारी कंपनी की सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस पार्टनर है। पूजा की आंखें फटी रह गई। रिश्तेदारों में फुसफुसाहट शुरू हो गई, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। राजीव जी ने शारदा देवी की तरफ देखकर कहा, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छी तरह पहचानता हूँ। करीब 25 साल पहले आपने मेरे परिवार के साथ जो किया था उसका हिसाब आज भी अधूरा है। शारदा देवी के हाथ से पूजा की थाली छूटकर जमीन पर गिर गई। उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था। निशा भी स्तंभ रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी सास का इस आदमी से क्या संबंध हो सकता है। पूजा की थाली जमीन पर गिरते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। अभी कुछ क्षण पहले तक जो रिश्तेदार हंसी मजाक कर रहे थे, वे भी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। शारदा देवी की आंखों में पहली बार डर साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा, माँ, मैं आपको पहचान नहीं पा रही हूँ, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। राजीव अरोड़ा हल्का सा मुस्कुराए, लेकिन उनकी मुस्कान में वर्षों का दर्द छिपा था। उन्होंने कहा, गलतफहमी मुझे नहीं, आपको है। वक्त बदल जाता है, लेकिन कुछ चेहरे ज़िंदगी भर याद रहते हैं। यह सुनकर निशा की धड़कनें तेज हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी सास और इस बड़े कारोबारी के बीच ऐसा कौन सा रिश्ता है जिसके कारण माहौल अचानक इतना भारी हो गया। अमित भी अपनी माँ की तरफ देखने लगा। उसने कभी अपनी माँ को इतना घबराया हुआ नहीं देखा था। उसने धीरे से पूछा, माँ, आखिर बात क्या है? लेकिन शारदा देवी ने कोई जवाब नहीं दिया। उनके होठ सूख चुके थे। तभी राजीव जी ने सबकी तरफ देखते हुए कहा,
आज किसी का अपमान करने नहीं आया हूँ। मैं तो सिर्फ उस लड़की का सम्मान करने आया हूँ जिसने अपनी मेहनत से यह मुकाम हासिल किया है। लेकिन जब यहाँ आया तो एक पुराना चेहरा देखकर बीते हुए साल आंखों के सामने घूम गए। यह सुनकर रिश्तेदारों की उत्सुकता और बढ़ गई। सब जानना चाहते थे कि आखिर सच्चाई क्या है। तभी राजीव जी ने अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर थोड़ी फीकी पड़ चुकी थी, लेकिन उसमें एक जवान शारदा देवी साफ दिखाई दे रही थी। उनके साथ 2 और लोग खड़े थे। तस्वीर देखते शारदा देवी के हाथ कांपने लगे। उन्होंने तुरंत नजरें झुका ली। निशा ने पहली बार अपनी सास के चेहरे पर पछतावे की झलक देखी। राजीव जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आज से 25 साल पहले मेरे पिता का एक छोटा सा कारोबार था। हम बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन ईमानदार जरूर थे। उसी समय आपके परिवार ने हमारे साथ साझेदारी की थी। मेरे पिता को आप लोगों पर पूरा भरोसा था, लेकिन एक दिन अचानक हमारे सारे कागजात बदल दिए गए। हमारी मेहनत का पूरा कारोबार किसी और के नाम हो गया। मेरे पिता उस सदमे को कभी सह नहीं पाए। कुछ महीनों बाद उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। पूरे कमरे में खामोशी छा गई। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कुछ बोले। शारदा देवी की आंखों से आंसू टपकने लगे। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, राजीव, उस समय मैं बहुत छोटी थी। फैसला मेरे बड़े भाई ने लिया था, मैंने उनका साथ दिया। यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। राजीव जी ने शांत स्वर में कहा, मैं जानता हूँ कि असली कागजात आपके भाई ने बदले थे, लेकिन आप चाहती तो सच बोल सकती थी। आपने चुप रहकर गलत का साथ दिया। उसी चुप्पी ने हमारे परिवार को बर्बाद कर दिया। यह सुनते ही शारदा देवी फूट फूट कर रोने लगी। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि जिस तरह वे सालों से अपनी बहू की भावनाओं को दबाती रही थी, कभी उन्होंने किसी और के साथ भी वैसा ही अन्याय होने दिया था। निशा यह सब सुनकर स्तंभित थी। उसे समझ आ गया कि शायद इसी कारण राजीव जी ने पहली मुलाकात में अपनी पहचान नहीं बताई थी। वे पहले इंसान को परखना चाहते थे। तभी राजीव जी ने निशा की तरफ मुड़े और बोले, जब हमने आपका काम देखा तो हमें लगा कि मेहनत करने वाला इंसान कभी छोटा नहीं होता। लेकिन जिस दिन मुझे पता चला कि आप इसी घर की बहू हैं, तब मैंने फैसला किया कि पहले आपको समझूंगा। पिछले कई दिनों से मैं आपके बारे में जानकारी ले रहा था। मुझे पता चला कि इस घर में सबसे ज़्यादा मेहनत आप करती हैं और सबसे कम सम्मान भी आपको ही मिलता है। सच कहूँ तो अगर आप भी दूसरों की तरह घमंडी या लालची होती तो मैं यह कॉन्ट्रैक्ट उसी दिन रद्द कर देता, लेकिन आपने हर अपमान के बाद भी अपना स्वभाव नहीं बदला। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। यह सुनते ही अमित की आंखें भर आई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वह हमेशा अपनी माँ और पत्नी के बीच चुप रहना कितना बड़ा अन्याय करता रहा। तभी नेहा अरोरा ने अपने बैग से एक फाइल निकाली और निशा के हाथ में देते हुए कहा, यह सिर्फ 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। हमारी कंपनी ने फैसला किया है कि अगर अगले 3 महीने में आपका काम इसी तरह चलता रहा तो हम आपको अपनी नई यूनिट की पार्टनर बनाएंगे। यह सुनते ही पूरे घर में हलचल मच गई। जिन रिश्तेदारों ने कुछ देर पहले तक निशा को ताने दिए थे, अब वही उसकी तारीफ करने लगे। लेकिन शारदा देवी का सिर शर्म से झुका हुआ था। उन्हें अपनी गलती का बोझ अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। तभी बाहर से एक आदमी तेज कदमों से घर के अंदर आया। उसके हाथ में एक मोटा लिफाफा था। उसने आते ही पूछा, क्या शारदा देवी यहीं रहती है? सबकी नज़रें उसकी तरफ घूम गई। उसने लिफाफा शारदा देवी के हाथ में देते हुए कहा, यह कोर्ट का नोटिस है। आपको अगले हफ्ते अदालत में पेश होना है। मामला 25 साल पुराने उसी कारोबार से जुड़ा है जिसकी जांच दोबारा शुरू हो गई है। लिफाफा हाथ में आते ही शारदा देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें समझ आ गया कि अब सिर्फ परिवार ही नहीं, कानून भी उनके अतीत का हिस्सा मांगने वाला है। शारदा देवी के हाथ से कोर्ट का नोटिस फिसलकर जमीन पर गिर गया। कमरे में बैठे सभी लोग एक साथ खड़े हो गए। अभी तक जो रिश्तेदार निशा की सफलता की बातें कर रहे थे, वे अब कानाफूसी करने लगे। अमित ने तुरंत नोटिस उठाया और पढ़ने लगा। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने माँ की तरफ देखा और धीमी आवाज़ में पूछा, माँ, क्या यह सब सच है? शारदा देवी की आंखों से लगातार आंसू बहने लगे थे। कई मिनट तक वे कुछ बोल ही नहीं पाई। आखिर उन्होंने कांपती हुई आवाज़ में कहा, हाँ, गलती हुई थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन यह अतीत फिर मेरे सामने खड़ा हो जाएगा। यह सुनते ही पूरे घर में जैसे सन्नाटा जम गया।
पूजा को अपनी माँ पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वह बोली, मम्मी आपने हमें कभी कुछ क्यों नहीं बताया? सादा देवी ने सिर झुका लिया, क्योंकि मैं डर गई थी। मुझे लगा कि समय सब कुछ मिटा देगा, लेकिन सच कभी नहीं मिटता। राजीव अरोड़ा ने शांत स्वर में कहा, मैं बदला लेने नहीं आया हूँ। अगर बदला लेना होता तो यह मामला 25 साल पहले ही कर देता। मैं सिर्फ चाहता था कि जिन लोगों ने दूसरे का दर्द नहीं समझा वे एक दिन वही दर्द महसूस करें। उनके शब्द सीधे सादा देवी के दिल में उतर गए। उन्हें अचानक याद आने लगा कि पिछले 4 सालों से उन्होंने निशा के साथ कैसा व्यवहार किया था। हर दिन ताने, हर छोटी बात पर अपमान और हर खुशी छीन लेने की कोशिश। आज वही अपमान उनके सामने कई गुना बड़ा होकर खड़ा था। निशा सब कुछ चुपचाप देख रही थी। उनके मन में गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने धीरे से पानी का गिलास उठाया और सादा देवी के सामने रख दिया। सादा देवी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, जिस बहू को उन्होंने कभी सम्मान नहीं दिया, ही इस मुश्किल घड़ी में सबसे पहले उनके साथ खड़ी थी। उनकी आंखें भर आई। उन्होंने कांपते हाथों से निशा का हाथ पकड़ लिया और रोते हुए बोली, बेटी मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ़ कर दे। पूरे कमरे में बैठे लोग यह दृश्य देखकर भावुक हो गए। लेकिन तभी निशा ने ऐसा जवाब दिया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उसने कहा, मम्मी जी माफ़ी मुझसे नहीं खुद से मांगिए। जिस दिन आप दूसरों की इज्जत करना सीख जाएगी उसी दिन आपकी सबसे बड़ी सज़ा खत्म हो जाएगी। यह सुनकर राजीव अरोड़ा भी निशा की तरफ सम्मान से देखने लगे। उन्होंने अमित से कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हें ऐसी जीवन साथी मिली है जो नफरत का जवाब नफरत से नहीं देती। अमित की आंखों में शर्म साफ दिखाई दे रही थी। उसने सबके सामने निशा का हाथ पकड़कर कहा, आज तक मैं सिर्फ अच्छा बेटा बनने की कोशिश करता रहा, लेकिन अच्छा पति नहीं बन पाया। आज मैं सबके सामने वादा करता हूँ कि अब कभी तुम्हें अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। पूजा भी रोते हुए अपनी भाभी के गले लग गई। उसने कहा, भाभी मैं भी माँ की बातों में आकर हमेशा आपका मजाक उड़ाती रही, मुझे माफ़ कर दीजिए। निशा ने उसे भी गले लगा लिया। घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। तभी राजीव अरोड़ा ने सादा देवी की तरफ देखा और कहा, जहाँ तक कोर्ट के केस की बात है उसका फैसला अदालत करेगी, लेकिन एक बात मैं अभी साफ कर देता हूँ, अगर आपने सच बोलकर जांच में पूरा सहयोग किया और जिन लोगों ने असली धोखा किया था उनके खिलाफ गवाही दी, तो मैं अपनी तरफ से आपके खिलाफ कोई निजी कार्रवाई नहीं करूँगा। सादा देवी ने बिना एक पल गवाए कहा, मैं अब और झूठ नहीं जीना चाहती। अदालत में जो सच है वही बोलूँगी, चाहे मुझे कितनी भी सज़ा क्यों न मिले। यह सुनकर राजीव जी ने पहली बार हल्की मुस्कान दी। उन्हें लगा कि वर्षों बाद किसी ने अपनी गलती स्वीकार करने का साहस दिखाया है। अगले कुछ हफ्तों में अदालत की सुनवाई शुरू हुई। सादा देवी ने हर सच बिना छिपाए अदालत के सामने रख दिया। जांच में साबित हो गया कि असली साजिश उनके बड़े भाई ने रची थी और सादा देवी ने डर के कारण उसका साथ दिया था। अदालत ने कानून के अनुसार फैसला सुनाया, लेकिन सादा देवी के सहयोग और सच्चाई स्वीकार करने को भी ध्यान रखा। मामला खत्म होने के बाद राजीव अरोड़ा खुद उनके घर आए। इस बार उनके हाथ में कोई नोटिस नहीं था, बल्कि मिठाई का डिब्बा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आज मेरे पिता जहाँ भी होंगे उन्हें भी सुकून मिला होगा, क्योंकि देर से ही सही सच जीत गया। सादा देवी ने हाथ जोड़कर कहा, आज मैंने समझा कि इंसान की असली इज्जत पैसे या रुतबे से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार और ईमानदारी से बनती है। मैंने अपनी बहू का सम्मान बहुत देर से किया, लेकिन अब जिंदगी भर उसे बेटी की तरह रखूंगी। निशा मुस्कुराई। उसके चेहरे पर जीत का घमंड नहीं, बल्कि रिश्ते बच जाने की खुशी थी। कुछ महीनों बाद निशा का बिजनेस पूरे शहर में मशहूर हो गया। घर में अब कोई काम अकेला किसी पर नहीं डाला जाता था। अमित, पूजा और सादा देवी सभी मिलकर एक दूसरे का हाथ बटाते थे। जिस घर में कभी तानों की आवाज़ गूंजती थी, वहाँ अब हंसी सुनाई देती थी। निशा ने उस दिन महसूस किया कि सबसे बड़ी जीत किसी को हराने में नहीं, बल्कि किसी की सोच बदल देने में होती है। शायद यही किसी भी रिश्ते की असली इज्जत होती है। दोस्तों, अगर आप निशा की जगह होते तो क्या सादा देवी को इतनी आसानी से माफ़ कर देते, या उन्हें उनकी गलती की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए थी? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको लगता है कि हर बहू को सम्मान मिलना चाहिए तो इस कहानी को एक लाइक ज़रूर करें। ऐसी दिल छू लेने वाली पारिवारिक कहानी देखने के लिए हमारे चैनल अनमोल प्यारी कहानी जंक्शन को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नई कहानी के साथ। धन्यवाद।